हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 10th ICSE के फिज़िक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स के, जिसका नाम है फोर्सेस, टर्निंग फोर्सेस एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, और कुछ फ्रिक्वेंटली यूज टर्म्स हैं जैसे कि रिजिड बॉडी क्या होती है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, और एक बेसिक प्रिंसिपल है जो हमें जानना है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो हम उसको समझ लेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या है। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करते हुए चलते हैं, ताकि आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन सके इस चैप्टर को लेके। जो भी कुछ क्वेरीज होंगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स हम लोग क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स की जो एक बेसिक डेफिनेशन है जो कि हम लोग जानते हैं वो क्या है, फोर्स इज अ पुल और पुश। ठीक है, ये हम लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर फोर्स को थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा सा और इसको डिफाइन करेंगे। फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन रिजिड बॉडी और एनी बॉडी। ठीक है, कोई भी बॉडी है और उसकी जो इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन है उसको या तो चेंज कर दे या फिर चेंज करने की कोशिश करे। तो ऐसे किसी एक्सटर्नल फैक्टर को हम फोर्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इस वॉल पे अपनी पूरी ताकत से इस पे फोर्स लगाऊं, इसको पुश करूं, तो क्या होगा, ये वॉल मूव करेगी? नहीं करेगी, यानी कि इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हुई। ये रेस्ट की स्टेट में है तो रेस्ट में ही बना हुआ है। यानी कि हमने कोशिश की है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो कौन है, मैं हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं। यानी कि एक्सटर्नल इसके ऊपर फैक्टर वर्क कर रहा है जो कि इसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हुई, फिर भी इसे फोर्स माना जाएगा। उसी तरीके से अगर ये मार्कर है और इस मार्कर को मैं दूसरे हाथ से ऐसे खींचता हूं, तो क्या हुआ, इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी, इसकी पोजीशन चेंज हो गई, इसकी स्पीड चेंज हो गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई। यानी कि अगर उसके पोजीशन में चेंज होता है, किसी चीज की वेलोसिटी में चेंज हो जाता है, या फिर वो रेस्ट से मोशन में आ जाए या मोशन से रेस्ट में आ जाए, तो हम कहेंगे कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ है। तो फोर्स क्या है, ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलिए शुरू करते हैं कि इस फोर्स से रिलेटेड अब आगे के टॉपिक्स हमको यहां पर पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है और रोटेशनल मोशन क्या होता है। तो बच्चों, अभी हमने समझा कि मोशन जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में कब आएगा, जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाएगा। तो जब फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है। ठीक है, फोर्स क्या होगा, किसी एक डायरेक्शन में लगाया जाएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है, अगर उस लाइन को हम ड्रॉ करें और देखें कि हमारा ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन या फिर लीनियर मोशन कहते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन या फिर लीनियर मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन में, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया गया, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने पे अगर हम इस फोर्स की डायरेक्शन में एक सीधी ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचते हैं और ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, या फिर इसको हम दूसरे वर्ड्स में लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। दूसरा है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन से क्या मतलब है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का एक एंड या बॉडी जो है किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, उसे बांध दिया गया है, वेल्ड कर दिया गया है या हिंज कर दिया गया है, तो उस केस में अगर दूसरे एंड पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होगा,
जिस पॉइंट पे वो हिंज है उस पॉइंट के अलोंग एक साइड से तो वो स्टेशनरी रहेगा, लेकिन दूसरा साइड जो है उसका मूव करेगा। जैसे कि मैंने अभी इसको इस एंड से पकड़ लिया सॉरी, और इसके दूसरे एंड पे मैंने यहां पर इसे पुश किया, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये इस एंड पे तो अपनी पोजीशन पे बना हुआ है, लेकिन इसका दूसरा एंड जो है इसके अराउंड रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो ये जो रोटेशन है इसी को हम क्या कह रहे हैं, रोटेशनल मोशन कह रहे हैं। कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी पाइवोट के अलोंग, किसी एक्सिस के अलोंग मूव कराया जाए किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, तो हम इसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे कि डोर हो गया, डोर क्या है, एक साइड से हिंज होता है, तो हम जब भी उसको पुश करते हैं तो क्या करता है, वो एक तरीके से रोटेशनल मोशन कर रहा है। उसका एक एंड जो है हिंज से लगा हुआ है और दूसरा जो है वो घूम रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का मोशन क्या हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। इसमें जरूरी ये है कि बॉडी का एक एंड जो है वो पाइवोटेड हो। ठीक है, तभी जो है ऑब्जेक्ट हमारा रोटेशनल मोशन को हम लोग समझ गए कि रोटेशनल मोशन क्या है। आपको आइडिया लग गया होगा इसका कि एक बॉडी अगर एक साइड से क्या हो, हिंज्ड हो या फिर पाइवोटेड हो। पाइवोटेड का मतलब क्या है, उससे बांध दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक, अब इसी को हम क्या कह रहे हैं, पाइवोट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पाइवोट। जिस पॉइंट को हम पाइवोट कह रहे हैं या जिसको हम हिंज या हिंज कह रहे हैं, इस हिंज के अलावा क्या कर रही है, बॉडी जो है ऐसे रोटेशनल मोशन में होगी, ऐसे घूम रही होगी। अब इस केस में इसी पाइवोट को, जिसके अलोंग बॉडी हमारी रोटेट कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स जो है हम आगे चल के यूज करेंगे, इसलिए इसको हम समझते हुए चलते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जब आपको दिया जाएगा, तो उसमें जो है हम इन सारे टर्म्स का यूज करते हुए चलेंगे। इसीलिए हमने इसको फ्रीक्वेंटली यूज टर्म्स के अंतर्गत रखा है, इसके अंदर रखा है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये रिजिड बॉडी क्या होती है, बार बार इस टर्म का भी यूज होगा। तो रिजिड बॉडी से क्या मतलब है, रिजिड बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लगाया जाए तो उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज ना हो। ठीक है, उसका जो शेप है और साइज है वो बिल्कुल वैसा ही बना रहे, तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। जैसे कि इसका अगर हम प्रैक्टिकली कोई एग्जांपल देना चाहें तो नहीं दे सकते हैं। इसके बहुत पास हम कह सकते हैं कि डायमंड है, जिसको प्रेस कर पाना जो है बहुत ही मुश्किल है। लेकिन दुनिया में, यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि प्योरली रिजिड हो। रिजिड का मतलब क्या, कि उसके ऊपर फोर्स लगाया जाए तो उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके ऊपर फोर्स लगाया जाए तो उसके अंदर कोई चेंज ना आए। ठीक है, इसलिए, लेकिन फिर भी हम जो है अपने ईज के लिए हम जैसे भी जो भी सॉलिड मटेरियल, जैसे कि वुड हो गया, स्टील हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम मान लेते हैं कि वो रिजिड हैं। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन में यूज करेंगे या फिर हम लोग जो चैप्टर्स में यूज करेंगे, उसके लिए आप यही मान के चलिए कि जो नॉर्मल सॉलिड मटेरियल्स हैं जिनका शेप चेंज नहीं होता है, नॉर्मली हम नॉर्मल फोर्स पे 2-4 न्यूटन के 10 न्यूटन के फोर्स पे हम चेंज नहीं देखते हैं, उनको हम मान लेंगे कि वो रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए तो उसके शेप और साइज में कोई चेंज ना हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया, तो फोर्स लगाने पे जिस पॉइंट पे ये फोर्स अप्लाई किया गया है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया गया है और जिस पॉइंट पे लगाया गया है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों को समझते हुए चलिए। क्या है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अगर अप्लाइड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया गया है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया जा रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और फोर्स जिस पॉइंट पे लगाया गया है उसकी डायरेक्शन में अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो इसी फोर्स की ये जो लाइन है जिस पे ये फोर्स है, ठीक है, इसी लाइन ऑफ
एक्शन, इसे ही हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया गया है, अप्लाइड फोर्स की लाइन में, ठीक है, अगर हम कोई सिंपल सी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लें, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लें, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है कैसा है, इमेजिनरी लाइन है, जबकि पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, ये एक्चुअल पॉइंट होता है। ये लाइन ऑफ एक्शन कैसी होती है, ये एक वर्चुअल लाइन है, एक्चुअल में ये नहीं होती है, ये वर्चुअली हम इसको अपनी तरफ से मान ले रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया है उसी को हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, रिजिड बॉडी समझ में आ गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आ गया, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर जो पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, उसकी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। क्या है ये, नाम थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, इट स्टेट्स दैट द पॉइंट ऑफ एक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड एनीवेयर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विदाउट कॉजिंग एनी मटेरियल डिफरेंस इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, इसके मटेरियल स्ट्रक्चर में बिना चेंज किए हुए इस लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी मूव कर सकता है। तो देखो, लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ एक्शन, ये दोनों चीजें आपको अगर क्लियर हो गई तो ये स्टेटमेंट समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ एक्शन जो होता है वो कहां पे होता है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर कहीं पे सिचुएटेड होता है। तो इस केस में अगर इसके लाइन ऑफ एक्शन पे इस पॉइंट ऑफ एक्शन को हम देखें तो कहीं पे भी मूव कर सकता है। तो पॉइंट ऑफ एक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही, तो या तो ये फोर्स यहां वर्क करेगा या तो ये फोर्स यहां पे वर्क करेगा। लाइन ऑफ एक्शन पे ये फोर्स कहीं पे भी वर्क कर सकता है, कहीं पे भी मूव कर सकता है। यानी कि अगर इसके ऊपर 5 न्यूटन का हम पुश करें या फिर 5 न्यूटन का पुल करें, हमको ऑब्जेक्ट का मूवमेंट एक ही जैसा समझ में आएगा, एक जैसा ही उसके अंदर मूवमेंट होगा। ऑब्जेक्ट को हम पुश करें या फिर पुल करें, लेकिन अगर हम उसका पॉइंट ऑफ एक्शन जो है चेंज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन अगर एक ही है तो ऑब्जेक्ट को आप कहीं से भी पीछे से उसको पुश कीजिए या आगे से पुल कीजिए, दोनों तरफ से ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही तरीके से मूव करता रहेगा, उसके मूवमेंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि अगर इसको तोड़ फोड़ नहीं रहे हैं, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लाइन ऑफ एक्शन यहां पे भी हो सकती है और लाइन ऑफ एक्शन जो है इसकी यहां पर भी होगी, और पॉइंट ऑफ एक्शन केवल और केवल इसके आउटर सरफेस पे ही होगा अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उस केस में इसका जो मूवमेंट होगा वो बिल्कुल सेम होगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए कि ये ढेर सारे जो हैं पहिए हैं, ठीक है, वो लगे हुए हैं किसी कार्ट से। ठीक, अब किसी तरीके से हम एक जो है इसके व्हील को टर्न कराएं, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स ऐसा लगा कि एक व्हील जो है टर्न होता है, तो क्या होगा, ये बाकी के व्हील्स भी अपने आप टर्न होना शुरू हो जाएंगे पीछे से फोर्स लगा। तो ऐसे ही यहां से हम फोर्स हटा के इसी लाइन ऑफ एक्शन पे हम सेम फोर्स, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स हम ऐसा लगाते हैं कि ये व्हील जो है वो टर्न होने लगे, तो बाकी के पीछे के फोर्स जो है, बाकी के जो पीछे के व्हील है वो भी अपने आप रोटेट करने लग जाएंगे अपने एक्सेस के अलाउंग। या फिर हम ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं कि ट्रेन में सबसे आगे एक इंजन लगा हुआ है और उसके ऊपर जो है मान लीजिए कि 10,000 न्यूटन का वो फोर्स लगा के 3-4 डिब्बों को खींच रहा है। ठीक है, फिर पीछे हम क्या कर देते हैं, वही इंजन हटा के हम पीछे की तरफ लगा देते हैं और वो सेम फोर्स लगाता है। तो हम देखेंगे कि दोनों जो है दोनों केस में जो ट्रेन है वो सेम स्पीड से मूव करेगी। यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि यहां पर हम लोग ग्रेविटेशन वाला जो फैक्टर है उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। जब ग्रेविटेशन यहाँ पर वर्क करता है तो ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि जो भी मूवमेंट हो रहा है वो ग्रेविटेशन में नहीं हो रहा है, कोई और वहाँ पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है।
तो उस केस में यहां पर फोर्स हम किसी भी डायरेक्शन में लगाएं, जो मूवमेंट है ऑब्जेक्ट का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो सेम तरीके से होगा। इसी को हम क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन पे हम कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में कोई चेंज नहीं होगा।